स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायांकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई। हमारी डिस्कशन होने वाली है 6G के बारे में। आप यहां पे खबर देख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल्स इंडिया 6G विजन डॉक्यूमेंट। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग 6G में ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। आप जानते हैं कि पिछले ही साल अक्टूबर 2022 में हम लोगों ने 5G की सर्विसेज शुरू कर दी है। मेजर सिटीज में ऑलरेडी 5G आ चुका है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या है हमारा प्लान ट्रांजिशन करने में फ्रॉम 5G टू 6G। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर डिस्कशन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इस डिस्कशन को हम लोग दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहले भाग में हम लोग चर्चा करेंगे 6G विजन डॉक्यूमेंट के बारे में। 6G का मतलब क्या होता है उसको समझेंगे, 6G को 5G के साथ कंपेयर करेंगे, और दूसरे भाग में हम लोग बात करेंगे कि क्या आने वाले समय में भारत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर बनने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू 6G टेक्नोलॉजी। और ये सवाल उठा क्यों रहे हैं ये भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और अंत में हम लोग एक यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो ओवरऑल ये डिस्कशन आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाला है फ्रॉम यूपीएससी सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव। तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारा फर्स्ट वन ऑफ अ काइंड जो बैच है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, इसकी शुरुआत हो रही है 25 मार्च से। यानी कि आपके पास कुछ ही समय बचा हुआ है इस प्रोग्राम को एनरोल करने के लिए। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर इस प्रोग्राम को मैं एनरोल क्यों करूं? देखिए, ये वन ऑफ इट्स काइंड प्रोग्राम है जहां पे स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। स्टडी IQ आपको गाइडेंस देगा डे 1 से, यानी कि आपकी प्रीलिम्स से जो प्रिपरेशन शुरुआत होगी वहां से लेकर पूरा इंटरव्यू खत्म होने तक, आपका रिजल्ट आने तक स्टडी IQ साथ ही हो गया। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे यूपीएससी 2024 का, तो आप रेसिडेंशियल प्रोग्राम फॉर मेंस में ज्वाइन हो सकते हो। यानी कि स्टडी IQ विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कॉम्प्रिहेंसिव, क्वालिटी एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन पहुंचाना एट अफोर्डेबल प्राइसेस। और इस पूरे प्रोग्राम का प्राइस 28,000 रखा गया। ये डिस्काउंटेड प्राइस है। अगर ये आपको प्राइस चाहिए तो यू हैव टू यूज द कोड राहुल लाइव। चेकआउट करो तो राहुल लाइव कोड इस्तेमाल करना। तो जल्दी मिलते हैं क्लास में। ध्यान रखिए, मेहनत करनी है, प्रीलिम्स क्लियर करोगे, एवरीथिंग विल बी डन बाय स्टडी IQ इटसेल्फ। वन ऑफ अ काइंड प्रोग्राम। डू ज्वाइन। 25 मार्च इज द लास्ट डेट। ऑलराइट, चलिए चर्चा पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, खबर यह है कि इंडिया एक्टिवली 6G रोल आउट करने की बात कर रहा है, और इसीलिए हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये एक 6G का विजन डॉक्यूमेंट अनवेल किया। देखिए, इस डॉक्यूमेंट से पहले ही पिछले साल हम लोगों ने 6G के लिए रोड मैप बनाने के लिए कमिटी की घटना की थी, और उस कमिटी के इनपुट्स के ऊपर ही ये रोड मैप हम लोगों ने बनाया है। इसके साथ ही साथ खबरें ये भी आ रही है कि हमारी जो G20 की समिट तो चली रही है, इंडिया के पास G20 की जो प्रेसिडेंटशिप चल रही है, इस साल पूरे प्रोग्राम चल रहे हैं G20 में। वहां पे इंडिया को या फिर इंडिया के इनपुट्स को ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन, बहुत ही सीरियसली कंसिडर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू 6G। तो मतलब हम लोग आगे चल के सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉलिसी मेकिंग में भी एक बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, भैया ये 6G है क्या? आई एम क्वाइट श्योर कि सभी लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल पे जो आपका नेटवर्क आता है, जो इंटरनेट आता है, उसमें आपने देखा होगा 6G, G स्टैंड्स फॉर जनरेशन। तो हम लोग अभी तक हमारे जो रेडियो या फिर टेलीकम्युनिकेशंस के नेटवर्क में हम लोगों ने जो डेवलपमेंट की है, जो एवोल्यूशन हुआ है, वो 1G से हम लोग 5G तक पहुंचे हैं, है ना। 1G जैसे 1980s में, अगर आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछे कि 1980s में किस तरह की कनेक्टिविटी थी, सिंपल टेलीकम्युनिकेशन था आपका। अगर डेटा वगैरह ट्रांसफर होगा तो बहुत ही लो स्पीड पे होगा, बहुत ही लो स्पीड, लेस देन 10 kbps, और बहुत देर से होगा। जैसे मुझे याद है, छोड़ दिया 1980s, तो आई थिंक आई कैन रिमेंबर अर्ली 2000 में जब हम लोग कॉलेज में वगैरह थे, तो हम लोग देखते थे कि स्पीड बहुत ही कम होगी। जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर के नीचे में एक छोटी सी ग्रीन लाइन आया करती, तो एक एक डॉट फिल होता जाएगा, पता चल रहा है कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है, राइट। तो 1G के बाद हम लोग धीरे धीरे 2G में पहुंचे। 2G में एज या फिर GPRS नेटवर्क हमारे पास था, 64 kbps तक पहुंचे। लेटेंसी भी बहुत ज्यादा थी। लेटेंसी मतलब ट्रांसमिशन में डिले कितना हो रहा है, वो भी काफी ज्यादा था। 2G के बाद हम लोग 3G में पहुंचे, राइट। 3G में तो जैसे हम लोग 2000s में या फिर 2010s में इंडिया में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन किया 3G का, और 3G हमें उस समय पे काफी स्पीड लगता था, राइट। 3G स्पीड, UMTS स्पीड्स, राइट। 3G के स्पीड्स ऑफ कोर्स 2 Mbps मिनिमम पे थे, लेटेंसी काफी हाई थी धीरे धीरे। और उसके बाद हम लोग 4G में पहुंचे, और 4G की स्पीड्स, 4G की एवरेज स्पीड्स अराउंड
400 to 500 Mbps बताया था, राइट। लेटेंसी भी काफी कम है और आज हम लोग जैसे इंडिया में 4G नेटवर्क हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सो एवरेज स्पीड इज समवेयर अराउंड 100 Mbps, ठीक है, ये हमें पता है 4G। और धीरे धीरे से 4G से हम लोग 5G की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं और कुछ कुछ सिटीज में, जैसे मैंने आपको बताया, अक्टूबर 2022 से 5G का नेटवर्क भी आने लगा है। आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे लोग ये वीडियो जो देख रहे हैं 5G नेटवर्क पे देख रहे होंगे, अपने 5G डिवाइस पे देख रहे होंगे, और आपने ये भी सोचा होगा कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन इतना स्लो हो रहा है। देखिए 4G में जो स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं वो अलग थी, 5G में फ्रीक्वेंसी अलग है। 5G में जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन हुआ था पिछले साल 1.5 लाख करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम एलोकेट किया गया था, और उसी लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा। देखिए 5G में हम लोग ट्रांसफॉर्म तो कर रहे हैं, लेकिन 5G में आपको पता है एवरेज स्पीड 1 Gbps से भी ज्यादा रहेगी ऑफ कोर्स, और जो हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सभी चीजों को प्रमोट करने के लिए तो 5G आया है। लेकिन 5G में अपग्रेडेशन चाहिए दोनों तरफ से। अपग्रेडेशन चाहिए मेरी तरफ से, मतलब जैसे मेरा मोबाइल 5G इक्विप्ड होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर 5G का नेटवर्क कैच करने के लिए वो इक्विपमेंट जरूरत है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर को अपडेट करना पड़ेगा, और उसके बाद या फिर मैं कहूंगा नेटवर्क वाले जैसे एयरटेल हो गए, जियो हो गए, उन लोगों को भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हम लोग 5G की कवरेज बढ़ा रहे हैं पूरे देश में। तो आज हम लोग 5G के जमाने में है बिल्कुल, लेकिन ऑलरेडी बातें चल रही है, ऑलरेडी चर्चा चल रही है 6G की, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट 6G, जहां पे द टॉप स्पीड ऑफ 5G वुड बी समवेयर अराउंड 10 Gbps, और एवरेज स्पीड कितनी होगी, 1 से 2 Gbps की बात करते हैं हम लोग, 1 to 2 Gbps। और 5G का स्पेशलिटी ये है कि ये कितने डिवाइसेस कनेक्ट करेगा, 1 मिलियन डिवाइसेस कनेक्ट कर पाएगा 1 स्क्वायर किलोमीटर में। इसका मतलब क्या है, सभी को अच्छा नेटवर्क मिलेगा, सभी को तेज इंटरनेट, तेज डेटा ट्रांसफर मिलेगा। लेकिन 6G एक ऐसी चीज है विच वुड बी रेवोल्यूशनरी, और इंडिया ने अभी इसका रोड मैप बनाया कि 2030 तक हम 6G स्पीड से लेकर आएंगे। 6G में हम लोग बात करते हैं 1000 Gbps की। इनफैक्ट इसका एवरेज स्पीड वुड बी 100 to 200 Gbps एवरेज स्पीड। कितने डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाएगा, जो हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, पूरे विश्व को कनेक्ट करना है, विश्व के इक्विपमेंट को कनेक्ट करना है, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 10 मिलियन डिवाइसेस कनेक्ट करने की क्षमता रखता है 6G। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर ये एग्जैक्टली है क्या, मतलब जो आपने 6th जनरेशन 5th जनरेशन बताया, सबसे मेन चीज आपको समझनी है, अंतर क्या है। अंतर है एक तो डेटा ट्रांसफर की स्पीड में ऑफ कोर्स, लेकिन उसके अलावा जो आपकी स्पेक्ट्रम एलोकेशन होती है उसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। 5G और 6G में आपको समझना है कि 5G में जो रेडियो स्पेक्ट्रम एलोकेट हो रहा है, जो सरकार ने अभी ऑक्शन किया है पिछले साल, 5G का जो नेटवर्क है, फिर 5G का स्पेक्ट्रम जो ऑक्शन किया गया, उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए सरकार को रेवेन्यू आया। कौन से बैंड्स उन्होंने बेचे, फिर कौन सी फ्रीक्वेंसी, सब 6 गीगाहर्ट्ज, मतलब बेसिकली दो बैंड से बेचा। जो लोअर बैंड है वहां पे आपकी फ्रीक्वेंसी होगी 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज, राइट। इसके अलावा एक और हाई स्पीड 5G यानी कि अल्ट्रा लेवल का 5G है, दैट वुड बी अबव 24 गीगाहर्ट्ज। और इसके ऊपर कई लोगों ने थोड़ा सा एक हाईलाइट जरूर किया था, एक कंट्रोवर्सी जरूर चल रही है अभी भी, कि जो अबाउट 25 गीगाहर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी है 5G में, इसको हम लोग कहते हैं मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी। और इसके प्रति कुछ लोगों ने आपत्ति जरूर जताई है, तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में भी हम लोग डिस्कशन जरूर कर सकते हैं इसके ऊपर कि क्या ये हानिकारक है एटसेट्रा इस चीज के लिए। इसके अलावा डिफरेंस इन लेटेंसी। अब लेटेंसी का मतलब है कितना जल्दी डेटा ट्रांसफर हो रहा है। 1 मिली सेकेंड के आसपास इसका लेटेंसी, 1 to 5 मिली सेकेंड 5G का। अब वही अगर आप बात करो 6G की, 6G में हम लोग वी मूव इनटू टेराहर्ट्ज। अब टेराहर्ट्ज में जाएंगे और इसकी लेटेंसी 1 मिली सेकेंड से भी कम होगी, यानी कि अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट हमें मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है, जैसे हम लोग अभी 5G में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, वैसे हमें धीरे धीरे 6G में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। यानी कि आने वाले सालों में जब 6G का नेटवर्क आएगा, तो मुझे फिर से नेटवर्क वालों को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ानी है 6G का सिग्नल देने के लिए मुझे अपनी तरफ से भी अपग्रेड करना पड़ेगा, 6G फोन्स, 6G इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं अभी से। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक विजन दिया, एक रोड मैप दिया कि 6G हम भारत में लाएंगे बाय 2030। 2030 तक हमारे देश में 6G की सर्विसेज सब जगह फैल जाएंगी। इसीलिए
उस पर्टिकुलर विजन डॉक्यूमेंट में भारत ने अनाउंस किया भारत 6G प्रोजेक्ट, नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टिविटी की बात की, और इसको रन करने वाले हैं 2 फेजेस में। पहला फेज होगा 2023 से 2025, ये मैं कहूंगा मोर ऑफ प्रिपरेशन फेज या फिर R&D फेज, इनोवेशन का फेज। उसके बाद धीरे धीरे से इंप्लीमेंटेशन पे चले जाएंगे 2025 से 2030 तक। अब यहां पे हो क्या रहा है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को लाएंगे एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, इनोवेट करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो हम लोग कहते हैं ना टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन, क्योंकि हम लोग टेराहर्ट्ज में जाने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन कैसे होगा, इनफैक्ट हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो बहुत सारी चीजों का एक मिश्रण होगा, जैसे कि टैक्टाइल इंटरनेट क्या होता है, टच इंटरनेट क्या होता है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीजें, नई एनक्रिप्शन, नई एनकोडिंग, नई डिक्रिप्शन वाली टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। तो इन सभी के लिए हम लोग तैयारी करेंगे 2023 से लेकर 2030 तक। तो आने वाले समय में वी विल बी रेडी फॉर 6G, इसीलिए हमारा देश ऑलरेडी तैयारी कर रहा है। अब ये तो हो गई हमारे विजन डॉक्यूमेंट के बारे में बात, लेकिन भारत क्योंकि 6G में हम लोग एक ऑलरेडी स्टेप आगे ले रहे हैं, तो इसका मतलब है हम लोग आगे चल के ग्लोबल रोल भी प्ले कर सकते हैं। ये क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑलरेडी हमारी प्रेसिडेंटशिप चल रही है G20 की, और G20 की अलग अलग मीटिंग्स चल रही है, और यहां पे हाल ही में ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जो यूनाइटेड नेशंस की पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, इट इज कंसिडरिंग इंडियाज व्यूज ऑन 6G, क्योंकि इंडिया एक अर्ली ब्लूमर है मैं कहूंगा इन टर्म्स ऑफ 6G एक्सेप्टेंस या फिर 6G डेवलपमेंट। तो भारत भी आगे चल के पॉलिसी मेकिंग में रोल जरूर प्ले कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया ITU का पार्ट है। आपको याद होगा इंडिया तो पॉलिसी मेकिंग में भी इंडिया का एक रिप्रेजेंटेटिव भी है। आपको याद होगा पिछले साल इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव रेवती मन्नेपल्ली ने इलेक्शन जीता था टू दी रेडियो रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो कहीं ना कहीं हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं कि आगे चल के इंडिया एक और भी ग्लोबल रोल प्ले कर सकता है इन 6G टेक्नोलॉजी। जो हम लोग कहते थे ना 5G टेक्नोलॉजी में चाइना का दबदबा चलता, तो आने वाले समय में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6G टेक्नोलॉजी में इंडिया का दबदबा जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इवन पॉलिसी मेकिंग। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रखना है, हाल ही में जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवेल किया 6G का डॉक्यूमेंट, 6G का विजन डॉक्यूमेंट, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत सारी दूसरी चीजें भी हुई। भारत ने ITU का एरिया ऑफिस इनोवेट किया, एरिया ऑफिस और इनोवेशन सेंटर हम लोगों ने अनवेल किया। नाउ दिस इज कमिंग अप इन दिल्ली, इसको ऑलरेडी अनवेल किया गया है। इसके अलावा ITU ने खुद कहा, जैसे ITU के जनरल सेक्रेटरी ने क्लियरली कहा, इंडिया इज अ रोल मॉडल फॉर ऑल द कंट्रीज फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कि किस तरह से अपनी इकोनॉमीज को ग्रो करें। इंडिया एक टेम्पलेट बन सकता है, तो इंडिया को आगे चल के पॉलिसी मेकिंग में भी काफी सीरियसली लिया जाएगा, एंड इन टर्म्स ऑफ 6G डेवलपमेंट वी कैन बी द पायनियर। ऑलराइट, तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आने वाले समय में जो भी खबरें रहेंगी उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, 6G टेक्नोलॉजी के बारे में, ITU के बारे में। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ने एक और ऐप भी लॉन्च किया, कॉल बिफोर यू डिग। अब ये टेलीकम्युनिकेशन में आपने देखा होगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस विल रन दिस ऐप। आपने देखा होगा हमारे देश में होता क्या है कि भैया सड़क है, सड़क बन चुकी है, 4 दिन में आके कोई खड्डा खोदेगा। किसी दिन टेलीकम्युनिकेशन वाले खड्डा खोदेंगे, किसी दिन आपकी वाटर सप्लाई वाले, किसी दिन गैस सप्लाई वाले, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इसलिए ऑप्टिक फाइबर्स खराब ना हो या फिर आपकी डिजिटल कम्युनिकेशन खराब ना हो, इसलिए कॉल बिफोर यू डिग ऐप आ रहा है, कि जहां पे भी अभी डिगिंग होने वाली है उससे पहले जो भी स्टेक होल्डर्स होंगे उनको इनपुट्स मिलेंगे, उनको SMS जाएगा, ईमेल जाएगा, एंड डिगिंग करने से पहले सारी की सारी चेकिंग की जाएगी, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं कनेक्टेड टू 6G एंड इंडियाज पॉसिबल ग्लोबल रोल इन दी पॉलिसी मेकिंग फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहूंगा ITU के साथ। जैसे आप देख सकते हो यहां पे भी प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि दिस इज इंडियाज टेकेड, और यहां पे इंडिया ने, मैंने आपको बताया, अपना एरिया ऑफिस ओपन किया। इससे पहले पिछले साल भारत ने होस्ट कंट्री एग्रीमेंट साइन किया था मार्च 2022 में, जहां पे जो हमारा एरिया ऑफिस होगा ITU का जो एरिया ऑफिस होगा वो सर्व करेगा इंडिया को, नेपाल को, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड इवन ईरान। तो यहां पे ITU के साथ मैं अपनी डिस्कशन करना चाहूंगा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन, क्योंकि प्रीलिम्स आ रहा है तो ITU से जुड़े सवाल भी आ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है।
इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनाइटेड नेशंस बॉडी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र आने से पहले भी इसका अस्तित्व था, ये आपको समझना है। लेकिन उसको हम लोग टेलीकम्युनिकेशन यूनियन नहीं कहते थे, उसको हम लोग कहते थे इंटरनेशनल टेलीग्राम यूनियन, क्योंकि पहले तार था, है ना, इंटरनेशनल टेलीग्राम यूनियन। और ये आया कब? इट केम वे बैक इन 1865, राइट। उसके बाद धीरे धीरे जब से संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा है तो तब से 1945 के बाद इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बना है। और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का काम क्या है, ये बहुत जरूरी है, सिंपल एमसीक्यू बन सकते हैं कि आईटीयू करता क्या क्या है। जैसे मैंने आपको स्पेक्ट्रम एलोकेशन के बारे में बोला, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में बोला, इन सभी चीजों का इंटरनेशनल रेगुलेशन है आईटीयू के साथ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम, it is responsible for satellite orbits, it is responsible for all the technical standards। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे इसमें हमारे जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स होते हैं कि किस तरह की सिग्नल आएगी, फोन के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, राइट, ये सारी चीजें कौन गवर्न करता है? इट इज गवर्न बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है आईटीयू में मेंबर्स कितने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम एमसीक्यू पर्सपेक्टिव। इसमें 1000 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। इसमें दो तरीके के मेंबर मिलते हैं, पहले तो नेशन से मेंबर नेशंस, 193 मेंबर कंट्रीज हैं, ट्रेडिशनल मेंबर्स। इसके अलावा सेक्टर मेंबर्स भी मिलते हैं, प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेशंस, प्राइवेट सेक्टर मेंबर्स, 900 से भी ज्यादा इसमें प्राइवेट सेक्टर मेंबर्स आपको मिलेंगे। और भारत आईटीयू का भाग है पहले से ही, 1869 से ही इंडिया हैज बीन अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। बहुत जरूरी चीज है, भारत की तरफ से डीओटी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, नोडल एजेंसी है फॉर ऑल द थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू आईटीयू। इसके अलावा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर्स आता है जिनेवा में, जिनेवा इज इन स्विट्जरलैंड, और 6 रीजनल ऑफिसेस हैं इन अलग अलग एरियाज, इन डिफरेंट एरियाज, जैसे अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अरब स्टेट्स, एशिया पैसिफिक, सिस रीजन, राइट। एशिया पैसिफिक का आपको आता है, its regional office is in Bangkok, ठीक है, ऑलराइट। सिस रीजन, द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, दिस रीजन। इसके अलावा आईटीयू की वर्किंग कैसे होती है, सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो मिलते हैं 4 साल में एक बार, उसे हम लोग कहते हैं प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस। प्लेनिपोटेंशियरी मतलब जिसके पास कंप्लीट पावर्स है, ऑल पार्टी मीट। सालाना आईटीयू काउंसिल होती है जिसके अंदर 48 मेंबर्स होते हैं, इलेक्शन से 48 मेंबर सेलेक्ट होते हैं। सालाना आईटीयू काउंसिल मीटिंग होती है, और रोजमर्रा के काम के लिए आईटीयू का सेक्रेटेरिएट बना है, ऑफ कोर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका सेक्रेटेरिएट है, और इसका एक सेक्रेटरी जनरल भी होता है, 4 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। मुझे बताइएगा आईटीयू का सेक्रेटरी जनरल कौन है? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र के ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर क्या धीरे धीरे चाइना कब्जा कर रहा है, राइट, ये सवाल जरूर उठाते हैं। तो डू लेट मी नो हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ आईटीयू इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा प्लीज ध्यान रखना है आईटीयू 3 सेक्टर्स में काम करता है। पहला सेक्टर है रेडियो कम्युनिकेशन, आईटीयू आर, दूसरा है टेलीकम्युनिकेशंस, आईटीयू टी, और अल्टीमेटली टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट, आईटीयू डी, ठीक है। और जो भी सारी स्पेक्ट्रम वाली चीजें होती है ना टेलीकम्युनिकेशंस जुड़ी हुई, इट हैपेंस हियर इन द आईटीयू टी सेक्टर इटसेल्फ, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आईटीयू से जुड़े हुए सवाल आ सकते हैं, 5G 6G जुड़े हुए सवाल आ सकते हैं, तो नोट करना है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आई, कोई खबर आई, तो हम लोग फिर से चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ फॉर श्योर। दैट इज इट राइट नाउ। अगेन जाने से पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपका कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी हियर on @RahulSai222। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। I do respond on Saturdays and Sundays. Thank you for watching this again. जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।